नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। हम जानते हैं कि गांधी जी के बिना हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अधूरा है। भारत की आज़ादी में उनका योगदान अतुलनीय है, अनुकरणीय है। उन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 1891 में इंग्लैंड से वकालत की शिक्षा उत्कीर्ण की तथा राजकोट व फिर बम्बई में उन्होंने अपनी वकालत की। 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने वे दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जाते हैं और वहाँ पर वे डरबन से जब प्रिटोरिया जाते समय उन्हें अपमानित किया गया, तो यहीं से गांधी जी को भारतीयों के नेतृत्व करने की प्रेरणा मिलती है। दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलनों को हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो 1894 ईस्वी से लेकर 1906 ईस्वी तक, जब वे संवैधानिक तरीकों से आंदोलन करते हैं, और उसके बाद 1906 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक, जब वह गैर संवैधानिक तरीके से भी अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया और 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, जो सरकार की उस नीति के विरुद्ध था कि प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण कराना अनिवार्य था। नटाल में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा तथा उनके जर्मन मित्र कालेन वॉक की सहायता से ट्रांसवाल में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई। इस फार्म की स्थापना में जे.आर.डी. टाटा ने भी मदद की थी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा हैदराबाद के निजाम ने भी उन्हें इसमें आर्थिक सहायता दी थी। टॉलस्टॉय फार्म का एक उद्देश्य यह भी था कि भारतीयों को रोजगार दिलाना था। 1908 में उन्हें कारावास की सज़ा सुनाई गई महात्मा गांधी जी को, और 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई, जो कि वर्तमान में भी आप देख रहे हैं सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। जब से कोरोना आया है उसके बाद कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने स्वयं के साधनों पर निर्भर हो। ये सब चल रहा है, लोकल फॉर वोकल, ये उसी का पार्ट है। महात्मा गांधी जी ने तो उस समय इनकी बात की थी। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी दूरगामी सोच गांधी जी की रही है। हिंद स्वराज के आधार पर हम उनके आर्थिक विचारों की विवेचना करते हैं। 1907 ईस्वी में गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन का गठन किया। गांधी जी ने वस्तुतः 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के सुधार का प्रयास किया। नंबर 1, भारतीयों का पंजीकरण के मुद्दे पर, नंबर 2, मताधिकार के मुद्दे पर, और नंबर 3, गैर ईसाई वैवाहिक पद्धति की मान्यता को स्वीकार कराना। ये 3 उनके महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं सुधार के। इन आंदोलनों के दौरान 2 बार गोखले भी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीकी अत्याचारों पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने कहा, ऐसा कोई भी देश जो अपने आप को सभ्य कहता है, इस तरह के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। गांधी जी के व्यक्तित्व पर अनेक विचारधाराओं का प्रभाव था, जिनमें बहुत से लोगों का भी उनके पर
प्रभाव था और साहित्य का प्रभाव भी गांधी जी के ऊपर था, जिसमें भारतीय दर्शन में अद्वैत, गीता व जैन दर्शन से वह अत्यधिक प्रभावित थे, जबकि पश्चिमी विचारों में उनका सबसे ज़्यादा प्रभावित उनकी प्रिय पुस्तक रस्किन की अनटू द लास्ट थी। और गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार भी इसी पुस्तक से लिया है। गांधी जी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता को सर्वोच्च मानते थे। उन्हें मार्क्स के साम्यवाद से यही उत्कृष्टता प्रदान करता है, क्योंकि साम्यवाद क्या मानता है कि साध्य पवित्र होना चाहिए, उसके लिए साधन चाहे कोई भी क्यों ना हो, जबकि गांधी जी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता का महत्वपूर्ण मानते थे। गांधी जी राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत पूर्णतः विकेंद्रीकरण अर्थात गांवों को राजनीतिक इकाई के रूप में सुदृढ़ देखना चाहते थे, जो कि हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो कि बाद में अभी भारत में भी लागू की गई, वो सब गांधी जी के उस समय के विचार थे, जिनको अब आज देख रहे हैं। गांधी जी राज्य को हिंसा का रूप मानते थे, अतः आदर्श रूप में वे अराजकतावादी थे, किंतु व्यवहार के आधार पर उन्होंने राज्य के अस्तित्व को स्वीकारा, किंतु नागरिकों में आत्म अनुशासन व नैतिक नियंत्रण की भावना को मजबूत करने का विचार उन्होंने किया। आर्थिक विचारधारा के तहत वह नीचे से विकास अर्थात गांवों को केंद्र में रखकर विकास के हिमायती थे। भारत की श्रम बहुलता को देखते हुए गांधी जी मशीनीकरण के बहुत बड़े आलोचक थे। श्रम की महत्ता और ट्रस्टीशिप सिद्धांत को उन्होंने स्वीकारा था। उनका राजनीतिक दर्शन सर्वोदय कहलाता है, जिसमें सभी लोगों का सभी पक्षों से सर्वांगीण उत्थान की बात उसमें कही गई है। सत्याग्रह में गांधी जी अहिंसा के द्वारा सत्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं और एक सत्याग्रही को आत्मपीड़ा सहते हुए दूसरों के हृदय परिवर्तन के द्वारा मानवीय संवेदनाओं से युक्त करना होता था। गांधी जी ने इस संदर्भ में कहा है कि अहिंसा साहसियों का उपागम है, कायरों का नहीं। और गांधी जी ने यह भी कहा कि यदि उन्हें हिंसा और कायरता में से किसी एक को स्वीकारना हो तो वे हिंसा को स्वीकारेंगे। अब आते हैं हम गांधी जी के भारत आगमन के ऊपर। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अपने राजनीतिक गुरु गोखले की सलाह पर यह प्रारंभ में किसी दल से संबंध नहीं हुए और लगभग पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, जिससे भारतीयों की सामाजिक राजनीतिक मनोदशा की वास्तविक समझ उन्हें हो सकी। चूंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, अतः गांधी ने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई और भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। इस सहयोग के कारण सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी। गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी। तो ये था गांधी जी का प्रारंभिक जीवन, किस प्रकार से उनकी विचारधारा रही, उन सब के बारे में आगे का हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।